वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन का जो आइडिया है वो बिल्कुल कुछ हद तक मतलब देखा जाए तो एफसीएफएस का है, लेकिन एफसीएफएस वो भी प्रियम्पटिव वे में, मतलब यहाँ पे प्रियम्पशन है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जैसे एफसीएफएस आपने करी थी वो उस तरह की होगी, लेकिन एफसीएफएस में प्रियम्पशन नहीं था, वो नॉन प्रियम्पटिव थी। इसमें प्रियम्पशन होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो है टाइम स्लाइस की। यहाँ पे आपको मिलेगा एक टाइम स्लाइस। ये टाइम स्लाइस, ये टाइम क्वांटम इसे हम जो कहते हैं, ये टाइम स्लाइस जो होता है ये इक्वल अमाउंट का होता है। मान लीजिए अगर मैंने टाइम स्लाइस 2 मिली सेकंड का सेट कर दिया तो जितने भी प्रोसेस है उन्हें 2 मिली सेकंड का ही राउंड रॉबिन मिलेगा। सीपीयू सबसे पहले प्रोसेस को मतलब एलोकेट किया जाता है और उसको एक क्यू में रखा जाता है, और यहाँ पे जो रेडी क्यू है वो एक तरह से सर्कुलर क्यू की तरह काम करती है। और यहाँ पे टाइम स्लाइस जो है उसका साइज 10 मिली सेकंड से 100 मिली सेकंड तक भी आप रख सकते हैं। इसी वजह से इस एल्गोरिथम को टाइम स्लाइस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर बड़ा आसान है। कोई भी नई प्रोसेस आएगी उसको क्यू के टेल पे रख दो। क्यू के टेल पे रखने के बाद एक एक प्रोसेस को उसके हेड से उठाते जाओ और हेड से आगे बढ़ाते जाओ। और आगे जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक है, तो उन्होंने बोला कि साहब 2 ms अगर अपन रख रहे हैं, 2 मिली सेकंड अपन हम रख रहे हैं टाइम स्लाइस, तो P1 को 2 सेकंड 2 मिली सेकंड दो, फिर P2 को दो, फिर P3 को दो, फिर P4 को दो, फिर P5। अब P5 को दिया तो P5 एक ही सेकंड का था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 देने की जरूरत नहीं है, वो एक में कंप्लीट हो जाए तो जाने दो। भाई अगर मान लीजिए आपने 2 मिली सेकंड का टाइम स्लाइस दिया है और पहले मिली सेकंड में एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है किसी प्रोसेस का, तो आपको वहां वेट करने की जरूरत नहीं है, आप उतना एक दीजिए और आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइमर एक सेट कर दिया जाता है जो कि टाइम स्लाइस को चलाता जाता है। और इसके दो अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि एक मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए एक टाइम स्लाइस दिया आपने और वो आधे में ही कंप्लीट हो गया, और जाहिर सी बात है वो आधे में कंप्लीट होगा तो बाकी बचे हुए टाइम हमें इंतजार नहीं करना, हमें वेटिंग टाइम को तो कम करना है, बढ़ाना थोड़ी किसी सूरत में। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उसका टाइम, जैसे मान लो उसको 10 सेकंड चाहिए था, आपने पहली बार 2 दिया, दूसरी बार 2 दिया, फिर 2 दिया, इसका मतलब ऐसे दो करके उसका नंबर जो है 5 बार में उसको 10 मिली सेकंड आप दे पाओगे। और वो इसी तरह से जैसे मान लीजिए P1 को ही चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल, P1 को जैसे आपने 2 सेकंड दिए ना, तो जैसे आप P2 पर स्विच ओवर करो तो P1 है ना रेडी, मतलब आपकी सर्कुलर क्यू के पीछे आ गई। मतलब अब जो है P2 P3 P4 P5 का नंबर आएगा, उसके बाद फिर P1 पीछे लगा तो फिर P1 का नंबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि P1 आपको यहाँ भी अपीयर होते हुए देखेगा फर्स्ट पोजीशन पे, और पीछे की तरफ भी होगा। मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 3 प्रोसेस है, मान लीजिए P1 P2 और P3, और तीनों का जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो है 20 मिली सेकेंड, एक का है 5 मिली सेकेंड और एक का है 4 मिली सेकेंड। 3 प्रोसेस है, 3 सीपीयू बस टाइम है। अब मैं इसका गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से तय कर लूंगा कि यहाँ पे टाइम स्लाइस जो है वो मैंने लिया है 4 मिली सेकंड का, फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे 4 मिली सेकंड का लिया, तो मैं इसका गैंट चार्ट बनाता हूँ। इसका गैंट चार्ट थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, थोड़ा सा बड़ा भी बनता है इसका, तो देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने 0 से शुरू करी कहानी और 4 तक लेके गया, और 4 पे लिया मैंने P1, क्योंकि P1 को लिख दिया मैंने, P1 में 4 गए तो बचा 16। उसके बाद मैंने अगला P2 पे लिया 4 से लेके 8। P2 जो है वो 5 से अब कितना बचा, एक ही बचा क्योंकि उसमें 4 था। P3 जो लिया, P3 एक बार में पूरा खत्म हो गया, मतलब एक बार तो मैं ये मान के चलूं कि अब P3 का नंबर अब नहीं आने वाला। और चूंकि मैं इस ऑर्डर में चल रहा था तो वापस गोल घूम के किसका नंबर आएगा, P1 का नंबर आएगा, और P1 जो है अभी बचा हुआ है। P1 को मैंने फिर 4 दिया तो ये हो गया 16। P1 16 तक आ गया, और P1 अभी 2 ही मरतबा हुआ है, मतलब 8 हुआ है, तो 20 में से 8 गए बचा 12। तो यहाँ पे P2 को फिर से लेना पड़ेगा, और P2 इस बार जो आएगा ना, P2 बड़ा कम आएगा, क्योंकि P2 को तो एक ही चाहिए था, 17 तक ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि P2 5 था, 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो अपने 7 ले लिया इसको। उसके बाद आएगा अगेन P1, क्योंकि P1 बचा है अभी, तो यहाँ से 17 से हम जाएंगे 21 पे, फिर लेंगे P1 और फिर आगे बढ़ेंगे। P1 जब ये 21 से लेके आएगा 25 पे, और ऐसे करते करते हमने आखिरी में यहाँ लिया P1, और P1 को लिया 29 पे। मतलब P1 जो है वो सर्कुलर, भाई जब वो अकेला ही बचेगा तो जाहिर सी बात है आपको बार बार उसे देना पड़ेगा। अब बारी आती है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालना है हमें, वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम फॉर P1, वेटिंग टाइम फॉर P1। P1 को देखिए, पहली बार तो उसने एक बार भी वेट नहीं करा तो आया 0। दूसरी बार उसने कितना वेट करा, देखिए यहाँ तक P1 के पास ही रही थी कहानी। फिर P1 ने एक क्वांटम, दूसरा एक टाइम स्लाइड, दूसरा टाइम स्लाइस,
मतलब टोटल 4 और 4 8 मिली सेकेंड तक वेट करा, 8 मिली सेकेंड तक वेट करा, तब जाके उसका नंबर आया P1 का, ये 12 पे आया। फिर उसने यहाँ पे 1 सेकंड का और वेट करा, तो यहाँ पे 1 सेकंड का और वेट करा क्योंकि P2 का आखिरी बचा था, और उसके बाद उसने वेट ही नहीं करा क्योंकि P1 के पास ही पूरी कहानी रही। तो यहाँ पे आया इसका आंसर 9 मिली सेकेंड। अगर मैं वेटिंग टाइम निकालता हूँ P2 का, तो P2 का वेटिंग टाइम देखिए P2 ने सबसे पहले 4 मिली सेकेंड तक का इंतजार करा, तो मैं लिख देता हूँ 4, बिल्कुल सही। उसके बाद 4 से लेकर के P2 यहाँ तक इंतजार करता रहा, P2 जो है वो यहाँ तक इंतजार करता रहा, P2 ने यहाँ तक यहाँ से सॉरी 4 तक तो इंतजार करा, फिर 4 से 8 तक उसका खुद का नंबर रहा, फिर 8 से लेकर 16 तक P2 ने इंतजार करा। तो हमें इंतजार करने में 8 से 16 तक में आया 8, और इसका आंसर आएगा कितना, 12 मिली सेकेंड। अच्छा, वहीं P3 का एक ही बार में काम हो गया था, तो जाहिर सी बात है उसने 8 तक ही इंतजार करा, तो वेटिंग टाइम फॉर P3 कितना आया 8 मिली सेकेंड। अब इसमें निकालेंगे टोटल वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, टोटल वेटिंग टाइम आएगा, आप इनको जोड़ दीजिए 29 मिली सेकेंड, और यहीं पे आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो ये क्या आएगा 29 अपॉन कितनी प्रोसेस थी 3, जिसका आंसर शायद आएगा 9.67 9.67 इसका क्या आया, एवरेज वेटिंग टाइम आया। आप देख सकते हैं आपके सामने गैंट चार्ट बना हुआ है, वो गैंट चार्ट के साथ अपन ने क्या किया वो भी दिख रहा होगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें कि परफॉर्मेंस राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसकी बिल्कुल डिपेंड करती है टाइम स्लाइस के ऊपर। जो टाइम स्लाइस जो है ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये टाइम स्लाइस जो है इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। टाइम स्लाइस अगर मान लीजिए बड़ा हुआ, अगर मान लीजिए टाइम स्लाइस मैंने बहुत बड़ा कर दिया, मान लो मैं 20 ms का ही टाइम स्लाइस ले लेता, तो P1 होता, P2 होता, P3 होता, तो ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह हो जाता, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, जो क्यू में पहले खड़ा होगा वही, वो सर्कुलर क्यू दिखती लेकिन वो होती नहीं, वो सिंपल क्यू जैसी दिखती। अगर मान लीजिए इसका साइज छोटा होता, तो ये छोटा वाला साइज का तो आपको दिख ही रहा है कि प्रॉपर जो है राउंड रॉबिन क्या प्रोसेस शेयरिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ रहा है हमें। आप देखें एवरेज वेटिंग टाइम 9.67 निकल रहा है। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, ये टाइम शेयरिंग है तो टाइम शेयरिंग सिस्टम को फॉलो करता है, इसके अंदर क्वांटम यूज होता है, देखिए ना आपने टाइम स्लाइस का क्वांटम 4 मिली सेकंड का सेट कर रखा है यहाँ पे, ये लेकिन मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल कर सकता है। अब मान लीजिए कि सीपीयू का बर्स्ट टाइम जो है वो छोटा है क्वांटम से, तो जो जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना, ये मान लीजिए कि कोई सी एक प्रोसेस उठाइए जिसके अंदर जैसे इसमें 4 मिली सेकंड का क्वांटम था, अब कोई ऐसी प्रोसेस आ जाती जिसको 2 मिली सेकंड चाहिए होते, तो शुरुआत के जो 2 मिली सेकंड होते हैं उसमें वो काम करता है, बाकी बचे हुए 2 सेकंड के अंदर वो आराम नहीं करता, वो अगले अगले उसमें स्विच ओवर कर जाता। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप P2 में, P2 का जब 1 टाइम स्लाइस बचा हुआ था, 5 में से 4 चले गए थे, 1 बचा था, तो एक में उसने फटाफट काम करा और फिर छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। ये नहीं कि वो 16 से 18 मतलब 16 से 20 पे आता, फिर मतलब 16 से 17 में काम हो गया तो 18 19 20 3 मिली सेकंड इंतजार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसका एक एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है, क्योंकि अगर बस टाइम आपका लार्ज है, बड़ा है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्लो हो भी रही है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इसका रीजन। अगर क्वांटम लार्ज है तो ये मतलब जो आपका क्वांटम जो टाइम स्लाइस है अगर उसको आपने उसको लार्ज कर रखा है तो ये एफसीएफएस की तरह दिखता है, और लार्ज प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। लार्ज जो बड़ी बड़ी प्रोसेस जैसे P1 है, P1 बड़ी प्रोसेस थी, इसको आखिर तक प्रोसेस को वेट करना पड़ा काफी लंबे समय तक। अब बारी आती है कंपैरेटिव स्टडी की, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एफसीएफएस वर्सेस राउंड रॉबिन। अब देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग एरिया के अंदर हैं, और मतलब उसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो इसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। हम पहले एक एक करके बात करते हैं। जो एफसीएफएस है ना, वो बेसिकली कब बेस्ट है, जब प्रायोरिटी सेट कर रखी हो आपने, प्रायोरिटी और सीक्वेंसिंग अगर सेट कर रखी है तो बहुत बढ़िया जो है वो एफसीएफएस को माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि हायर प्रायोरिटी वाला पहले आएगा, लोअर प्रायोरिटी वाला बाद में आएगा। अब हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी के अंदर प्रोसेस को क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आती, और जो भी शेड्यूलिंग होती है बड़ी आसानी से होती है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी कम होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़िया होता है, और कोई ओवरहेड भी नहीं होता अगर मान लीजिए एफसीएफएस के अंदर प्रायोरिटी सेट कर दी जाए। वहीं राउंड रॉबिन की बात करें कि राउंड रॉबिन कब बेस्ट होता है, राउंड रॉबिन जब बेस्ट होता है जब जितनी भी प्रोसेस अंदर हैं, जैसे ये P1 P2 P3 ये एक टाइप की हो। अगर ये एक टाइप की होंगी तो ये तकरीबन एक ही टाइप का टाइम लेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत छोटी और एक बहुत ही बड़ी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राउंड रॉबिन जो है ये
रियल टाइम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या रियल टाइम के अंदर आप देखें तो ज्यादा कारगर साबित होती है, ज्यादा अच्छी साबित होती है। और ये इक्वल टाइम अगर एलोकेट करती है, इक्वल क्वांटम टाइम एलोकेट करती है, तो ये तकरीबन सारे प्रोसेस को एक जैसा मान के चल रही है। और एक तरह से सारी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि ऐसा लगता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। जो पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव होती है ना, वो सिर्फ राउंड रॉबिन ही आपको दे पाएगी। क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 जल्दी 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 आप स्विच ओवर करते जा रहे हो, तो P3 को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जबकि P3 को अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लेते हैं तो 20 और 5 25 मिली सेकेंड तक इंतजार करना पड़ता, तब जाके उसके 4 कंप्लीट, उसके तो 4 ही से बेचारे इतना इंतजार करना पड़ता है। इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेलल ही काम होता है, तो इसलिए प्रोसेस को ऐसा लगता है कि वो एग्जीक्यूट पैरेलल ही हो रही है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा नमूना जिसमें राउंड रॉबिन, अभी इसके आगे न्यूमेरिकल्स में वो देखते आएंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। थैंक यू सो मच।